इंडिया में अगर देखोगे तो जो अच्छी मॉडल्स हैं उनका 35,000 50,000 पर के हिसाब से भी रहता है और बहुत ऊपर भी जाता है पर शो इज Per लाइक 5 minutes ऑफ वॉक। और आपकी बेसिक एवरेज जो मॉडल्स होती हैं वो तो 2,000 5,000 में भी काम करती हैं बट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइनर कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। And talking about these international model, their pay starts from somewhere around $700, $800. One show means 5 minutes walk. हाउ डू यू सी उर्फी एज, आप उन्हें कैसे देखते हैं? मुझे तो अब आइकन लगने लग गई है। अच्छा, भले उसने जो भी किया हो, जिस तरीके से भी वो लाइमलाइट में आई हो, आज वो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के कपड़े पहन के उनके लिए मॉडल कर रही है। एक कंटेस्टेंट का बैग घूम गया था, रो रही थी, बिलग रही थी, तो दूसरी कंटेस्टेंट सब गई कि क्या हुआ एंड शी इज लाइक मेरा गुची घूम गया एंड शी केप्ट सेइंग किसी को लगा कुत्ते का नाम गुची होगा बट पैजेंट में तो कुत्ते अलाउड नहीं है एंड देन शी इज लाइक नहीं इतना बड़ा बैग था मेरा। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं, तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मॉडल्स के साथ, मॉडलिंग बैकग्राउंड के साथ हमने थोड़े बहुत पॉडकास्ट करे हैं, लेकिन आज जो हम कैटेगरी टच करने वाले हैं वो है मिसेस इंडिया। मिसेस इंडिया INC एक ब्यूटी पेजेंट है जिसकी फाउंडर मोहिनी मैम आज हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ उस कॉन्टेस्ट की विनर और अब एक मेंटर जूही मैम हमारे साथ आज मौजूद है। आज हम समझेंगे कि भाई ये ब्यूटी पेजेंट्स कैसे वर्क करते हैं, क्यों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और साथ ही साथ इसका एक बड़ा एजेंडा भी है जो इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं ये लोग कांस फिल्म फेस्टिवल में। उसके बारे में हम भी बात करेंगे, पर सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये ब्यूटी पेजेंट का कॉन्सेप्ट जो आपने शुरू करा, मतलब पहले से चल रहा है बट ये मिसेस कैटेगरी वाला, तो इसके पीछे की मोटिवेशन क्या रहती है कि ये पेजेंट्स होने चाहिए ऐसे? अगर हम मिस कैटेगरी देखें तो जनरली मिस कैटेगरी में वो लड़कियां पार्टिसिपेट करती है जिन्हें करियर बनाना है, कुछ नया करना है, मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाना है, फिल्म में जाना है। बट अगर हम मिसेस कैटेगरी की बात करें, मिसेस कैटेगरी में वो फीमेल्स आती हैं जो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हैं, ऑलरेडी उनके सपने होते हैं, या तो मिस के सपने होते हैं जो अनफुलफिल्ड होते हैं, शादी हो गई है और उन्हें पता है कि वो कुछ कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म वहाँ पिक्चर में आता है जहाँ पे वो खुद पे एक बोलते हैं ना बाजी खेलते हैं, सेकंड इनिंग्स ऑफ लाइफ जिसे बोलते हैं, तो दूसरी बाजी खेलते हैं और इररिस्पेक्टिव यहाँ पर वो फीमेल जीते या ना जीते वो एक अचीवमेंट लेकर ही जाती है। बिकॉज मैरिड होने के बाद स्टेज पे चलना, माइक लेकर हाथ में आंसर देना, फैमिली मैनेज करना, करियर मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। And I'm being the owner, why did you chose कि मैं मिसेस वाले उसमें ही जाऊँ, मिस वाले में ना जाऊँ? Like कुछ था ऐसा? लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, 2016 में मैंने मिसेस इंडिया का खिताब जीता था अंडर द ग्लैडरैक्स बैनर, और उसके बाद मैं मिसेस वर्ल्ड में गई थी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम टॉप 20 में भी प्लेस नहीं हुए थे उस साल, और मुझे ऐसा लगा कि मिस कैटेगरी जहाँ पर मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बैक टू बैक जीत के ला रही है, मिसेस तो कहीं रेस में भी नहीं है, बट इंडिया में ब्यूटी और इंटेलिजेंस इतना भरा पड़ा है कि शायद एक गाइडेंस की और सही पार्ट की ज़रूरत थी। तब मैंने प्रण लिया कि आई थिंक आई कैन बिल्ड दिस पाथ एंड आई कैन ब्रिंग लॉट ऑफ इंटरनेशनल टाइटल्स टू होम। होता है ना, जब आप अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हो, या तो उसे छोड़ के मूव ऑन कर लेते हो या तो वहाँ अटक जाते हो। तो मैं अटक गई थी और थैंकफुली उसके बाद गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। 2023 में हमने मिसेस वर्ल्ड जीता, इंडिया का दूसरा खिताब 21 साल बाद। फिर मिसेस गैलेक्सी जीता, पहला खिताब मिसेस सेगमेंट में, एंड देन मिसेस ग्लोब पीपल्स चॉइस, एंड उसके बाद रिसेंटली हमने मिसेस ग्लोब का मेन टाइटल जीता है। अरे वाह। हाँ, ये जो मिस इंडिया या मिसेस इंडिया जो भी कैटेगरी है, मतलब मॉडल्स की लाइफ हमने हमेशा देखी बहुत ग्लैमरस होती है, टीवी पे आता है, कैमरे पे देखते हैं, बट मैं उसकी थोड़ी पीछे की कहानी जानना चाहता हूँ कि मॉडल्स क्या फेस करते हैं, क्या स्ट्रगल्स होते हैं। और इंडिया ऐसी कंट्री में किसी लड़की को मॉडलिंग करनी है तो पहली बात तो घर वाले रोक देते हैं कि तुम क्या करोगे, तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, लाइक दैट। तो मैं जानना चाहता हूँ आपने क्या चीज़ फेस करी या क्या मॉडल्स इन जनरल फेस करते हैं? मैंने जो भी फेस किया शादी के बाद फेस किया है।
तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है, क्योंकि शादी के पहले मेरी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ऐसे थे ही नहीं कि मैं अपनी कमाने से ऊपर कुछ सोच पाऊँ, क्योंकि मेरा चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक रहा है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, मेरे पिताजी का देहांत हो गया था बहुत छोटी उम्र में, तो घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो उस समय तो ये लगता था कि बस पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, उसके बाद अपने सपने पूरे करना। तब आया मिसेस इंडिया सीन में, कहीं ना कहीं मेरे मन में बहुत समय से ये चीज़ थी, पर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था। सबसे बड़ा चीज़ तो वही है। आई थिंक इंडिया में आप जानते हैं कैसी सोच है, घर वालों से पूछे बिना ना हम शादी के पहले कुछ कर सकते हैं ना शादी के बाद। तो बहुत सपोर्टिव हस्बैंड और बहुत सपोर्टिव सास के होते हुए मैंने पार्टिसिपेट किया। और मेरी स्ट्रगल स्टोरी है, बहुत बड़ी स्ट्रगल स्टोरी है, क्योंकि छोटे से गांव से निकल के आप अगर मुंबई आते हो, आप वहाँ पे जीतते हो, फिर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो कैलिफोर्निया में। और 2023 में फिर मैंने मिसेस ग्लोब में पार्टिसिपेट किया, वहाँ भी मैं पहली महिला बनी मिसेस ग्लोब पीपल्स चॉइस लेके आने वाली। हमने हाईएस्ट नंबर ऑफ सबटाइटल्स जीते थे उस साल। इंडिया ने बहुत तो सारे बहुत जीते सबटाइटल्स आए थे हमारे, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मोहिनी मैम का डायरेक्शन मुझे बहुत गाइड कर रहा था। 2024 में मैं पहली भारतीय महिला बनी जो मिसेस ग्लोब की जूरी में बैठी, जो कॉन्टेस्ट हुआ था आपके चाइना में। उसके बाद से शायद हम रुक नहीं रहे हैं मैम। हाँ। फिर उसके बाद लास्ट ईयर हम पेरिस फैशन वीक गए थे, जहाँ पे जूही 6 इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स के लिए वॉक करके आई है। और अब जो करने वाले हैं उसकी हम बात आगे बट करेंगे। मैम जैसे ग्लोबली आप इतना रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया को भी इन द मॉडलिंग फील्ड, कुछ डिफरेंसेस आप देखते हो कि वहाँ के जो मॉडल्स हैं या वहाँ के जो शोज़ रन करते हैं, कुछ कंपैरिजन होता है या कुछ रेसिस्ट या ऐसा कुछ कभी लगा है इस चीज़ में? सो रेसिज्म वाला आंसर तुम देना, आई थिंक। सच बताना है कि नहीं बताने, पहले ये सच बताना है, हाँ, झूठ नहीं बोलना। मैं टैलेंट के साइड से बोलूँगी। 80 कंट्रीज़, 90 कंट्रीज़, हर कंट्री के ऑर्गेनाइजर्स, हर कंट्री के नेशनल डायरेक्टर्स, और बड़ी बात नहीं बोलूँगी, बट इंडिया मुझे हर कैटेगरी में नंबर 1 लगता है। पैजेंट्री में इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, और मिसेस पैजेंट्री में पिछले 5 साल से इंडिया टॉप में आ गया है। रही बात रेसिज्म की, आई थिंक वो एक पार्टिसिपेंट ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर्स के बीच में बैठती है, खाती पीती है। मत पूछो वाला हिसाब चल रहा है। बोल दो बोलो मैम, बोलो। पहली इंडियन थीम है, जैसा मैंने आपको बताया। तो जैसे ही मैं अपना किस्सा बताती हूँ, मेरा जो रूम था वो साउथ अफ्रीकन बंदी के साथ में शेयर कर रही थी। बहुत ही स्वीट सी बंदी थी। लोगों में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम सोच में होती है। तो हुआ क्या कि जब तक मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट नहीं किया, तब तक मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट किया, मुझे कहीं से अटेंशन नहीं दिख रहा था। अब आता है टास्क करने का काम, ठीक है। Day 1 था, रैंप वॉक प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की। जैसे ही मैंने वॉक करनी स्टार्ट की, वो सारे स्पेल बाउंड थे, और उसका रीज़न मैं अपने आप को नहीं दे रही हूँ, मेरी मेहनत को दे रही हूँ। क्योंकि मैंने 2 साल की तैयारी की थी मिसेस इंडिया के पहले पार्टिसिपेट करने के, 1 साल की तैयारी की इंटरनेशनल जाने के लिए, 3 साल की मेहनत थी मेरी वो। मैंने इंडिया में ट्रेनिंग ली, मैंने थाईलैंड बैंकॉक में पोरा से ट्रेनिंग ली, जो कि सुप्रा इंटरनेशनल की विनर है। तो मैंने जितनी मेहनत उसमें डाली वो दिखनी ही थी। Correct. उसके बाद वो दिन था जब सारा सिनेरियो चेंज हो गया, और सारी लड़कियां आके मुझसे ट्रेनिंग मांगने लगी। रात में मैं उनको वॉक करना भी सिखाती थी। अच्छा। तो हाँ, तो आप इंडिया की अगर बात करेंगे, रेसिज्म की बात करेंगे, होता तो है। मैंने एक्सपीरियंस बहुत किया है। ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा। हल्के वो में लेते हैं इतना इंडियंस को। बहुत हल्के में लेते हैं। इनफैक्ट एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी थी, हम साथ में थे, लिफ्ट के आसपास थे, और थोड़ा सा कुछ टच हो गया था, और जो चेहरे के एक्सप्रेशंस बदले थे कि इंडियन से छुआ गया वाला जो एक्सपीरियंस था, इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और मेरे मन में सिर्फ एक चीज़ आती है, ये सब जब चीज़ें होती हैं ना, हमें क्यों प्रूव करना पड़ता है कि हम बेस्ट हैं? क्योंकि हमें पता है हम बेस्ट हैं। जो मेहनत इंडियंस करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, वो दिख रहा है। इंडिया में पॉवर्टी है, इंडिया डेवलपिंग नेशन है, उसके बाद भी हमारा टैलेंट उभर के दिख रहा है। बट मैम जैसे आप सॉरी आप कुछ कह रहे थे। It's okay. मैं पूछ रहा था, जैसे आप प्रैक्टिस बता रहे हो 2-3 साल की मेहनत, तो किस किस चीज़ों पे जज किया जाता है एक मॉडल को उन पेजेंट्स में? किस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है?
पार्टिसिपेट अगर करना है तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर जीतने की बात आती है तो पेजेंट्स को हमेशा ब्यूटी विद ब्रेन्स बोला जाता है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करना पड़ता है, आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि इंडिया के अलावा बाहर भी क्या चल रहा है, क्योंकि आपसे Q&A राउंड्स होते हैं, आपके पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फैशन वॉक, रैम्प वॉक, आपके कपड़े वो तो बाद में आते हैं। एज एन इंडिविजुअल आपको टॉप से बॉटम परखा जाता है। तो इसके लिए ये नहीं है कि आपने सिर्फ महंगे कपड़े खरीद लिए, आपने वॉक करना सीख लिया तो हो गया। आपको एज एन इंडिविजुअल आउटग्रो करना है अपने आप को। तो मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन अपना देखा है, 2 बच्चों की माँ हूँ, छोटे से शहर से हूँ, जो बातें मैं बताती हूँ ईजी नहीं है। 20 किलो कम किया है मैंने अपना वज़न इस प्रोसेस में। 2 साल की जो मैं तैयारी की बात करती हूँ, 20 किलो वज़न कम किया। कितने स्विमवेयर राउंड था, आज तक लाइफ में मैंने कभी नहीं पहना था। कैसे पहन सकती थी? जिस जगह से मैं हूँ वहाँ पे ये सब पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। बट मैंने बोला, जैसे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने बस बोला, और मेरी सासू माँ ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला जो बोलता है बोलने दे, तू जा, तू परफॉर्म कर। और उसके बाद मैंने स्विमवेयर पहन के इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो मेरे लिए तो आधा गेम मैं वहीं जीत चुकी थी। और ये भी ऐसे बोल रही है, जब इसने फर्स्ट टाइम स्विम सूट पहना था और जब हमारा शूट चल रहा था, इसने कैमरा के आगे इतने अच्छे पोजेस दिए, मुझे पता भी नहीं शी इज़ वेयरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और जूही ने मुझे बताया भी नहीं, मुझे बाद में पता चला कि अच्छा मतलब पता है मैम, मैंने पहली बार पहना था। मैं बोली अरे जो इतने सालों से पहन रहे थे वो तुम्हारे आगे फेल हो गए। तो इट वाज वन ऑफ अ काइंड शूट आई थिंक। एक्चुअली मैम, सिंस आप ये पेजेंट ऑर्गेनाइज कराते हो तो आप तो तरह तरह के कंटेस्टेंट से मिलते होगे, और आप जैसा आप बता रहे थे कि मिसेस कैटेगरी में स्ट्रगलर्स नहीं आते, वो लोग आते जो वेल सेटल्ड हैं और अब अपनी लाइफ को एक नई रीस्टार्ट देना चाह रहे हैं, कुछ नया चाह रहे हैं। तो आप थोड़ा बताओ कैसे कैसे इंटरेक्शंस आपके होते हैं अलग अलग स्टेट्स के लोगों से। तो पहली बात तो स्ट्रगलर की बात पे मैं कहूँगी कि जो अपनी लाइफ के सेकेंड इनिंग्स में है वो अपनी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। आप लोग एक स्क्रैच से स्टार्ट करते हो और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है फेज़ 1 या लेग 1 क्रॉस करने के लिए। बट जब आप लेग 1 क्रॉस करने के बाद लेग 2 पे जाते हो ना, तो बहुत कुछ स्टेक पे होता है। तो एग्जैक्टली जो यंग लड़कियां होती हैं वो भी मेहनत करती हैं, जो मिस की मैं बात कर रही हूँ, बट उनका ज़्यादा कुछ स्टेक पे नहीं है। मैं इनको भी स्ट्रगलर्स बोलूँगी, क्योंकि इनका है ना बहुत कुछ दाव पे लगा है। सोसाइटी क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, पर इनके अंदर एक जुनून है, इनके अंदर एक फायर है, और इनको कोई नहीं रोक सकता। तो ये अपने आप में ही स्ट्रगलर्स हैं। दे बिलोंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, दे हैव सम हैव सपोर्ट, किसी किसी को सपोर्ट नहीं रहता है, बट समहाउ जिनको करना होता है ना वो कर ही लेते हैं। तो मैम आप इंटरेक्शन पूछ रहा था आपसे। बेसिकली हम दिल्ली और मुंबई का कंपैरिजन जानना चाह रहे हैं। वेल अपने आप में सारे कंटेस्टेंट्स में बहुत डिप्लोमेटिक आंसर। नहीं मैम, इसमें हमें चाहिए एकदम। मैम सच बोल दो। हाँ सच। कंटेस्टेंट्स तो देखो, सब जगह के जो कंटेस्टेंट्स होते हैं ना उनकी अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं। हज़ारों एप्लीकेशंस आते हैं हमारे पास, टियर 1, टियर 2, टियर 3। टियर 2 और टियर 3 के जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो इतने ग्रूम्ड और इतने पॉलिश्ड नहीं होते हैं, बिकॉज उनको इतनी अभी तो चलो टेक्नोलॉजी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से सबको फैशन पता चल गया, सबको मेकअप पता चल गया, हेयर पता चल गया, पर वहाँ के लोगों में पता नहीं अलग ही टैलेंट होता है। मेरे को वो समझा नहीं पानी में है या क्या है। अभी एक छत्तीसगढ़ की लड़की और एक बम्बई की लड़की, छत्तीसगढ़ की लड़की मार देगी, मतलब वो तो इंटरनेशनल स्टेज पे भी मात दे देगी, वो कहीं पे भी उसको भेजो नेशनल स्टेज पे भी वो अपना परफॉर्मेंस दिखा कर आएगी। जहाँ तक हम बॉम्बे और दिल्ली की बात करें, ये दो बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच एफ्लुएंट सिटीज़ हैं। बॉम्बे के जो लोग होते हैं, आई थिंक वो कितने भी अच्छी फैमिली से हों, वो बहुत सिंपल रहना प्रेफर करते हैं। 100 करोड़ के घर से हैं या फिर कितने भी बड़े बैकग्राउंड से हैं, नॉर्मल है उनको, हाँ नॉर्मल टी शर्ट जीन्स में रहेंगे या फिर नॉर्मल सलवार कुर्ती में आएंगे। जहाँ तक बात दिल्ली वालों की मैम उससे समझाओ ना, वो जो आपने बैग वाला एग्जांपल दिया था। तो हमारे यहाँ का एक किस्सा है, ओह माय गॉड फंसा दिया तुमने। हमारे यहाँ का एक किस्सा है, एक कंटेस्टेंट का बैग घूम गया था और रो रही थी, बिलग रही थी, तो दूसरी कंटेस्टेंट सब गई। बहुत सिस्टरहुड बड़ा होता है कंपटीशन में, आगे आगे सामने सामने
कि क्या हुआ एंड शी इज़ लाइक मेरा गुची घूम गया एंड शी केप्ट सेइंग किसी को लगा कुत्ते का नाम गुची होगा बट पैजेंट में तो कुत्ते अलाउड नहीं है एंड देन शी इज लाइक नहीं इतना बड़ा बैग था मेरा सब ढूंढ रहे ताकि उसकी रोनी बंद हो, फिर बाकी बैग मिल गया बाद में, बट ये बात रह गई. सो दिस इज हाउ एंड दे आर लोडेड विद ब्रांड्स टॉप टू बॉटम. आई थिंक दे डेक्ड अप टू शो ऑफ. वैलिडेशन यहाँ पर पिक्चर में आता है कि शायद आपको बहुत ज़्यादा वैलिडेशन की ज़रूरत है या फिर क्या है, ये तो बट ये भी थोड़ा सब्जेक्टिव बोलेंगे मैम, क्योंकि पता नहीं बंदा कहीं से भी बिलोंग करता है. हो सकता है मुंबई वाला शो ऑफ करता हो, दिल्ली वाला ना करता हो, दिल्ली वाला करता हो. Person to person. पर्सन टू पर्सन डिपेंड आपने करता है. मुझसे क्या पूछा, मैंने मेरी राय बताई. बड़े गुची वाली आपको याद आ गया हम दिल्ली से हो बट गुची वाला इंसिडेंट फनी था. अच्छा, तो मुंबई के थे. देखो ये अब जो बोलना है बोल दो, मैंने मेरी कहानी पूरी कर दी है. अच्छा मैम, ऐसा भी होता है सिंस आप फाउंडर हो, आपको लोग आके ब्राइब करने ओ की माय कोशिश गॉड, करते हैं, वेयर आर वी टेकिंग दिस? होता है ऐसा? मेंटोर बनने के बाद तो ये मैंने खुद देख लिया है. होता है, इंडिया में कहाँ नहीं होता है. तो कुछ इंसिडेंट आपको याद आ रहा हो, आप बताना चाहो? ऑनेस्टली श्रीलंका वाला बताओ. श्रीलंका 2 इंसिडेंट हैं. एक इंसिडेंट ऐसा है जो 2022 का है, कोविड के टाइम का है, आई थिंक 21 या 22 का है, जब मुझे एक सोर्स के थ्रू ऑफ़र आया कि ये फीमेल को हमें जिताना है करके. मैंने ऑब्वियसली ना बोल दिया क्योंकि मेरे लिए मेरा ब्रांड, द इंटेंशन विद विच आई हैव स्टार्टेड माई ब्रांड इज़ टू गेट इंटरनेशनल क्राउन. अगर हम किसी को भी उठा के जिता देंगे तो इंटरनेशनल क्राउन कभी इंडिया में नहीं आती. हमें रियल कॉम्पिटिटर वहाँ भेजना है, टॉप नॉच पॉलिश्ड बंदी हमें वहाँ भेजनी है. तो मैंने मना किया. फिर उसके बाद मेरे ही टीम में से, मेरे ही बिजनेस एसोसिएट, स्पॉन्सर्स, जजेस, एक और जज, एक बहुत नामी सेलिब्रिटी है, मैं सेलिब्रिटी का नाम नहीं लूँगी, उनका कॉल आया जो हमारे जजिंग पैनल पे बैठे थे कि आप करवा दो, ये हो जाएगा, जितना आप बोलोगे हम कर देंगे. हम लाइक आई एम सो सॉरी, यू आर माई गेस्ट, बट नहीं हो पाएगा. फिर एक बहुत बड़े पैपराजी का फ़ोन आया. अच्छा, वो पापराजी सबने गेस कर ही नहीं है मुझे लग रहा है. जो हमारी, देखो सब लोग अपना काम कर रहे थे, Correct. उनको ऐसा लगा कि अगर इनको करना है, उनको करना है, हम मिला देते हैं बाद में. मैंने बोला, एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मैंने बोला आ चुके हैं फ़ोन, नहीं करना है. और फिर ऐसी नौबत आ गई कि फिनाले स्टार्ट होने के लिए 1.5 घंटा था और मैं लिटरली छुपती फिर रही थी कि पता नहीं कौन कहाँ से मिल जाए, कुछ बोल दे, और फिर मैं कैसे मुंह पे मना करूँ क्योंकि कौन से स्टेटस से आ रहा है मुझे पता नहीं. सही बात है. फिर मैं सीधे फिनाले पे पहुंची. तो ये हाँ इंसिडेंट हुआ था. मैम, जो मेरा अगला क्वेश्चन है, फिर से मत बोलना वेयर आर वी टेकिंग दिस. कितना अमाउंट वो ऑफर करता है, कितना आप ये मैं नहीं बोलने वाली, ये मैंने फिर पता चला कल मुझे डबल अमाउंट का फोन. अच्छा मैम, आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया तो ये तो कर ही लोगे. पर वो तो आप करने नहीं वाले, डबल भी आगे. ऑब्वियसली करना होता तो यहाँ नहीं पहुँचते. यहाँ आपके साथ बैठे हैं एक मकसद के साथ, एक इंटेंशन के साथ, क्योंकि बुलंदी आवाज़ में. बट मैम, जैसे हम बड़े बड़े इंटरनेशनल मॉडलिंग इवेंट्स के बारे में सुनते हैं, जैसे कि मिलान फैशन वीक हो गया या कान्स हो गया, तो उसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हो कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में. सो पहली बात तो अभी ये जैसे पेरिस गई थी, तुम बताओ तुम्हारे कास्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा था पेरिस फैशन वीक का? मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कास्टिंग एक्सपीरियंस की है और मतलब मेरे को इतना प्राउड फील हो रहा था. उस लाइन में खड़े होने के लिए भी मुझे प्राउड फील हो रहा था क्योंकि इंडियन लड़कियां जो होती हैं ना, वो छोटी होती हैं. मैं 5'7" हूँ. यहाँ के लोग मुझे बोलते हैं तुम बहुत लंबी हो, लेकिन मैं वहाँ बहुत ही नाटी कैटेगरी में आती हूँ. हाँ मेरी वन ऑफ द टॉलेस्ट द टॉलेस्ट विनर्स में से हूँ. बट वहाँ पे जो मिनिमम हाइट होती है लड़कियों की, वो 5'11" 6 फीट की होती है. सो आप उनके सामने खड़े हुए हो लाइन में और आपको उस उम्मीद में खड़े हो कि यार मुझे भी प्लीज़ सिलेक्ट कर लो क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए है. और मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ. तो मैं मतलब आई वॉज ऑन क्लाउड 9 एंड स्ट्रगल होती है. इट्स नॉट ईजी क्योंकि आप लाइन पे खड़े होते हो और आपको आप आ गए हो इस तरीके से छांटा जाता है. बट कभी ऐसे रेसिस्ट सा फील नहीं होता कि यार ये बताओ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस टाइम पे रेसिज्म मुझे नहीं फील हुआ नहीं, क्योंकि रेसिस्ट एज इन नॉट इन इंडिया में ऐसे लेके, बट
आपकी ब्यूटी पे आपको ऐसे जज करा जा रहा है, वो कभी भी ऐसा नहीं फील होता नहीं है, वो होता? ब्यूटी का एंगल नहीं होता है, वो डिज़ाइनर की चॉइस होती है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल किसी डिज़ाइनर को एकदम नियॉन पिंक सा कलर है, उसको चाहिए मेरी बंदी अफ्रीकन कलर्स जैसे एकदम डार्क टोन Dark, की हो, dusky बहुत shade डस्की हो। हो, तो वो उसको चुनेगा, ना कि बहुत ही फेयर खूबसूरत दुबली पतली लड़की। हाँ। तो ये डिज़ाइनर की चॉइस होती है कि उसको मॉडल अपने ड्रेस के लिए कैसी चाहिए। तो और क्या पैरामीटर्स होते हैं? कोशिश तो वो यही करते हैं कि लड़कियां बहुत लंबी हो, मिनिमम हाइट का रिक्वायरमेंट 5'8" होता है। मैं 5'7" थी बट हील्स लंबी पहनी थी ना, मैं बच गई उस दिन। And slim body, हाँ, slim as good as hanger. अच्छा। As good as hanger. When we talk about models जो Dior की होती हैं, जो मिलान फैशन वीक में वॉक करती हैं, जो पेरिस में वॉक, न्यूयॉर्क फैशन, मैंने उनके किस्से कहानियाँ सुने हैं। मतलब उनकी लाइफ मरने जैसी हो गई है जस्ट बिकॉज उनको वहाँ और ये एक एडिक्शन भी तो है, फेम में रहना, वो काम करते रहना, लाइमलाइट में रहना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग दाल रोटी के लिए ये काम कर रहे हैं, अब उनको वो मेंटेन करनी है लाइफस्टाइल। Correct. दे आर नॉट ईटिंग एट ऑल, दे आर नॉट ईटिंग एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, कई कई दिन तक नहीं खाते, उनको बीमारियाँ हो जाती हैं और कुछ तो बहुत मतलब उनका अंत भी बहुत बुरा होता है। सो दिस इज़ द वेरी 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 डार्क साइड। और मैम इस लेवल के जो मॉडल्स होते हैं उनकी क्या अर्निंग, अगर आप बता सकते हो कुछ आइडिया क्या होती है? अर्निंग इज बहुत इंडिया में अगर देखोगे तो जो अच्छी मॉडल्स हैं उनका 35,000 50,000 पर के हिसाब से भी रहता है और बहुत ऊपर भी जाता है। पर शो इज Per लाइक 5 minutes ऑफ वॉक। और आपकी बेसिक एवरेज जो मॉडल्स होती हैं वो तो 2,000-5,000 में भी काम करती हैं, बट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइनर कि वो किसके लिए काम कर रही हैं। And talking about these international model, their pay starts from somewhere around $700, $800. One show means 5 minutes walk. बट इज दिस प्रोफेशनल वेरी सीजनल कि एक टाइम फ्रेम या साल में एक बार होगा, 2 बार होगा, या ये रेगुलर एक? ये बहुत ही रेगुलर है क्योंकि विद सीजन डिज़ाइनर कलेक्शन रिलीज होते हैं। अगर हम फैशन वीक की बात करें, पहली बात तो ईयर अराउंड कोई ना कोई कंट्री का फैशन वीक चालू ही होता है। न्यूयॉर्क फैशन वीक, लंदन फैशन वीक, पेरिस फैशन वीक। अब यहाँ पर हमारे वर्ल्ड में ऐसा होने लगा है कि विंटर कलेक्शन अलग आ रहा है, समर कलेक्शन अलग आ रहा है, फोटोशूट अलग हो रहे हैं, कलेक्शन रिलीज मैगजीन अलग निकल रही है, तो चालू रहता है ये तो। और कोई मैम डार्क साइड है ऐसे बड़े शोज की कुछ कि नॉर्मल पब्लिक को ना पता हो उसके बारे में? डार्क साइड ये है कि जब इनकी कास्टिंग होती है, वो कास्टिंग में आदमी का जो कॉन्फिडेंस टूटता है, सेम जैसे ही हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लोग कई सालों से ऑडिशन दे के कहीं पहुंचते हैं, कई लोग तो हिम्मत छोड़ देते हैं, वापस अपने गांव चले जाते हैं। सिमिलरली इनकी जो कास्टिंग का जो मैंने देखा है नज़ारा पूरा, इट इज़ वेरी स्कैरी। मतलब अभी ये बता रही है जूही जिस लाइन में खड़ी थी वहाँ पे मिस यूनिवर्स साउथ अफ्रीका भी थी, मिस यूनिवर्स माल्टा भी थी, मिस की बड़ी बड़ी विनर्स थी, मिसेस की ये खड़ी थी, और जो टॉप नॉच फैशन शोज़ की कास्टिंग होती है, मतलब वहाँ पे हज़ारों मॉडल्स आती है, उसमें से आप कहाँ सिलेक्ट होगे, कैसे सिलेक्ट होगे? तो व्हाट इज़ द डार्क साइड, इसमें है क्या? मतलब बहुत यू कीप ट्राइंग फॉर मंथ्स एंड जब तक आपका नंबर नहीं लग रहा है आप फ्री में शोज़ कर रहे हो ताकि आप किसी के नज़र में आ जाओ। अगर आप किसी छोटी जगह से हो, आप न्यूयॉर्क में जाके रह रहे हो, न्यूयॉर्क की लाइफस्टाइल इज़ अनअफोर्डेबल, वी ऑल नो दैट, बट देन यू हैव टू बी देयर इफ़ यू वांट टू मेक इट। सो इट्स लाइक आप सट्टे पे सट्टा खेलते जा रहे हो, लग गया नहीं लगा, आपकी आधी ज़िंदगी निकल गई। तो ऐसे बड़े शोज भी लोग अनपेड कर रहे हैं कि बट And मैम it's बुलाया worth. जा रहा है? अगर कोई एंड इंडिया इट्स वर्थ। अगर कोई इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल शोज में, तो इंडिया का मतलब वो स्पॉन्सर्ड नहीं होता बिल्कुल भी, यहाँ के कोई ब्रांड्स स्पॉन्सर कर दें समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हाँ होता है। सो ऑब्वियसली जैसे कि अगर आप फ्री शोज़ की जो मैंने बात की है, वो बडिंग डिज़ाइनर्स होते हैं जो नए नए आए हैं, जिनका बजट ज़्यादा नहीं है, बट उनको पेरिस फैशन वीक में अपना कलेक्शन रिलीज़ करना है, तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, हम भी बडिंग है, आप भी बडिंग हो, मिलके पेरिस फैशन वीक में जाते हैं। मैम थोड़ा कांस के बारे में बताओ, आप कह रहे थे कि बिन बुलाए भी पहुंच जाते हैं वहाँ पे लोग। क्या है इसके पीछे सच्चाई? तो हम बोल देंगे। बिन बुलाए तो मैंने सुना ही था। कोई ना कोई तो बुला ही लेता है। मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया। आप फंसाओगे हमको। कांस इज़ द बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी मूवीज़ का प्रीमियर होता है, इसलिए इसे फिल्म फेस्टिवल बोलते हैं।
ऑफ कोर्स जब प्रीमियर होता है तो वो मूवी का स्टार कास्ट वहाँ पहुँचता है। और जब मैं इन मूवीज़ की बात कर रही हूँ, ये हर कंट्री की होती है, ये कोरिया की भी है, ये यूएस की भी है, ये इंडिया की भी है, ये टॉलीवुड की भी है। हर कंट्री का यहाँ पे स्टार कास्ट पहुँचता है और इस स्टार कास्ट को कवर करने के लिए पूरी वर्ल्ड की मीडिया वहाँ आती है। अब अगर आपकी मूवी का प्रीमियर हो रहा है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी देयर गेस्ट, करेक्ट, or maybe you're some or the other way related to the movie, have contributed towards the advertising or production, anything. Now to make an absolute utilization of this world media who's present there, anyone and everyone wants to be there. इसमें आपके इन्फ्लुएंसर्स भी आ जाते हैं, इसमें आपके एंटरप्रेन्योर्स भी आ जाते हैं जिनका बिजनेस मीडिया और एंटरटेनमेंट से चलता है, करेक्ट, क्योंकि आपको वर्ल्ड मीडिया वहाँ मिल रही है और इसलिए कई लोग बिना बुलाए वहाँ पहुँच जाते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड बिजनेस डील फॉर देम, इट्स एन अपॉर्चुनिटी जो लोगों ने आइडेंटिफाई की है। अब आप ही बताइए, आपको लगता है उर्फी जब अपना प्रमोशन कर रही थी तो पेपराजी डे 1 में उसे शूट करने जा रहा था? नहीं, पहले तो उसने बुलाया होगा ना, करेक्ट। डे 1 बुलाया होगा, डे 2 बुलाया, तीसरी बार बुलाया होगा। ये तो मैम कल्चर है ना बॉम्बे की पापराजी का कि बुलाते तो बुलाने ही पे जाते ही हैं, आते हैं। मेरी गलती बुलाने हैं मगर मैम देखो जाना ही जाना है। बोलेंगे फिर हमारा दिमाग एकदम एक्टिव हो जाएगा। मैंने देखा जब वहाँ ऐसा हाथ लगा मैं समझ गई तीर आने वाला है। मेरे माइंड में क्वेश्चन आ ही गया था, हाउ डू यू सी उर्फी एज, आप उन्हें कैसे देखते हैं? मुझे तो अब आइकन लगने लग गई है। अच्छा, भले उसने जो भी किया हो, जिस तरीके से भी वो लाइमलाइट में आई हो, आज वो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के कपड़े पहन के उनके लिए मॉडल कर रही है। क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिली है या किसी थर्ड पर्सन को मिली है? किसको मिली? वो उसने कुछ भी तरीका किया हो बट अपना दिमाग लगाया, डिज़ाइंस तो बहुत अच्छे बनाती है और अब तो आपने देखा ही अब तो होगा नाम कपड़े भी भी बना अच्छे, लिया। हाँ कपड़े भी अच्छे पहनने लग गई है अब तो काफ़ी। तो उसने अपने दम पे किया है और वही उर्फी है ये जिसको हम कुछ महीनों सालों पहले गालियाँ देते थे, ट्रोल और करते थे। आज वही लोग बैठ के उसको, मैं भी उनमें से आती हूँ कि हमारी सोच बदल चुकी है क्योंकि बंदी ने अपने आप को प्रूव कर दिया है। करेक्ट। एक समय था जब रणबीर कपूर उसको गालियां देने के लिए उसने एक कमेंट डाला हुआ था और आज वही इंडस्ट्री के लोग, करीना कपूर उर्फी से मिल रही है, बहुत हंस के अप्रिशिएट कर रही है कि इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, ये बहुत बोल्ड है, वो शोज़ की पार्टिसिपेंट को हैंडल कर रही है उर्फी आजकल, तो नाम तो बना लिया उसने अपना। बट मैम ओवरऑल आप इंडिया की फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री को किस तरीके से देखते हो? इज़ इट अ वेरी हेल्दी स्पेस? सब लोग आपस में इंडिया को आगे उठाने की कोशिश कर रहे हैं या अंदर ही अंदर सब अपने पर्सनल एजेंडाज को प्रमोट करना चाह रहे हैं? क्या चल रहा है मार्केट में, मतलब इस इंडस्ट्री में? हर इंडस्ट्री में आपको अच्छे लोग मिलेंगे और बुरे लोग मिलेंगे। आपकी सतर्कता कितनी है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, वो आपको बुरों से बचाता रहेगा और अच्छों से मिलाता रहेगा। हर कदम पे आपको फ़ायदे भी मिलेंगे, नुकसान भी मिलेंगे। आपको फूक फूक के कदम रखना है और इट्स सिर्फ मॉडलिंग या हमारे इंडस्ट्री की बात नहीं है, बट आई थिंक हर इंडस्ट्री में हर टाइप बट के मैम लोग हैं। एक होता है ना कि मेजॉरिटी अभी इस तरफ जा रही है, मेजॉरिटी अभी उस तरफ जा रही है, तो आपका क्या टेक है मिसेस कैटेगरी की? अगर मैं पूछूं, जैसे आपके और भी कंपेटिटर्स भी होंगे, पीयर्स भी होंगे, तो वो लोग किस स्पेस में हैं अभी? मतलब क्या चाहते हैं, इंडिया और अच्छा करे या मेरा पर्सनली बैंक बैलेंस बढ़ता रहे? क्योंकि जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो जनरल पब्लिक आजकल ये क्रिटिसाइज करती है ना कि यार बॉलीवुड अच्छा नहीं कर रहा, टॉलीवुड को देखो। वैसे मैं इंटेंट समझना चाह रहा हूँ इंडस्ट्री का क्या चल रहा है। देखो, इंडिया अच्छा करे ये तो आपका जुनून होना चाहिए, ये आपकी जिस तरीके से कंडीशनिंग की है, आपको जिस तरीके से बड़ा किया है, वो थॉट वहाँ से आती है कि इंडिया अच्छा करना चाहिए। अगर आपकी कंडीशनिंग, आपका पालन पोषण वैसा किया ही नहीं है जब इंडिया कहीं पे नक्शे में था आपके घर में, तो आपको वो थॉट कभी नहीं आएगा। बैंक बैलेंस वाला जो थॉट है, ये हर माँ बाप अपने बच्चे को सिखाते हैं या फिर वो अपने सर्कल में सीखता है कि वैल्यू गेन करने के लिए, रिस्पेक्ट गेन करने के लिए सोसाइटी में बैंक बैलेंस होना ज़रूरी है। जब तक इन दोनों चीज़ का बैलेंस है, मुझे लगता है तब तक पैजेंट्री की गाड़ी अच्छी चलती रहेगी। जहाँ पे किसी इंसान ने ये सोचा कि मैं ही जीतूँ, मैं ही आगे बढ़ूँ, मेरा ही बैंक बैलेंस हो, मेरा ही ब्रांड कोलैबोरेशन हो, मैं ही लाइमलाइट में रहूँ, मुझे नहीं लगता है वो चीज़ ज़्यादा दूर तक जा पाएगी।
मैम आप भी बहुत अच्छे इंटेंट के साथ कांस में जा रहे हो इस साल, तो थोड़ी उसकी बात करते हैं। क्या एजेंडा है, क्या मैसेज है हमारी तरफ से, आपकी तरफ से? कांस फिल्म फेस्टिवल में आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? बोलो। हमें ऐसा लगता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन बात करूँगी अभी, कि हमारे पास हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारे पास हमारी आवाज़ है, हमें मंच मिल रहा है, तो क्यों ना मुद्दे की बात करी जाए। आप दिल्ली में रहते हैं, आपको क्या ये पता है कि आज से 35-40 साल पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्रीज जाता था दिल्ली का, जो कि आज 50-55 क्रॉस कर रहा है। बिल्कुल। इतना राइज इन टेम्परेचर आपको नॉर्मल लगने लगा है, क्योंकि हम एडजस्ट हो गए हैं उस टेम्परेचर से, खुद भी अडाप्ट कर लिया खुद टाइम भी के अडाप्ट कर लिया है। अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में तूफान आया था, आपने देखा उसके कारण कितने कॉन्सिक्वेंसेस हुए। गर्मी के महीने में ऐसा तूफान आपने देखा है पहले कभी? नहीं देखते हैं। ये पर क्या किसी ने है? सोचा नहीं, नहीं मतलब सोचा। मैम लोग तो बारिश देख के खुश और हो गए कि चलो 2-3 थोड़ी दिन बारिश आ गई, हाँ। थोड़ी ठंडक हो जाएगी। इतना अडेप्ट भी नहीं होना चाहिए। थोड़े सवाल करने चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। और हम बचपन से हमारी किताबों में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, बट वो बातें वहीं किताब बंद करी, स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज में गए, बात ख़त्म, क्योंकि हम बिज़ी हो जाते हैं। और इसका भी कारण है क्योंकि इंडिया डेवलपिंग नेशन है, जिसके पेट में खाना होता है ना, वही ये सब बातें कर सकता है। आधा तो हम अभी अपनी पावर्टी प्रोन एरियाज़ को ही ऊपर अपलिफ्ट कर लें, वही बहुत बड़ी बात है किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए। पर आज मैं और मोहिनी मैम हम सक्षम हैं। अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो बस यही दिमाग में एजेंडा था कि अगर हम कांस जाएंगे तो हम एक लेजिट रीज़न के साथ जाएंगे, जिसके कारण हमें सपोर्ट मिला है ग्रीन पीस के साथ में। ग्रीन पीस एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो बहुत सालों से ग्लोबल वार्मिंग पे काम कर रही है। तो हमने उनके साथ इस पर्टिकुलर कांस के इवेंट के लिए हम उनके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। ओके। और ये आप मैसेज कन्वे कैसे करोगे एक फिल्म फेस्टिवल में? बहुत ही अच्छा सवाल है। सो जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ पे पूरे वर्ल्ड की मीडिया होने वाली है। कुछ मीडिया आपसे आके बात करेगी, कुछ आपको सिर्फ रिकॉर्ड करेगी, आपको शूट करेगी। कांस जाना जाता है, कांस और मेट गाला जैसे कि आपने सुना होगा, जाना जाता है हाई फैशन की वजह से। जो स्टार्स वहाँ पे आउटफिट पहनते हैं, और मोर देन एनीथिंग आपको शूट करने का रीज़न भी यही होता है क्योंकि आपका आउटफिट आउटस्टैंडिंग होता है, तभी आप मीडिया में दिखते हो। हमने इसको अपना हथियार बना दिया है। वीडियो को हमने इस तरीके से यूज़ किया है, जो वहाँ पे वीडियोस होंगे, जो वहाँ पे मीडिया होगी, हमने अपना आउटफिट, जैसे जूही का जो आउटफिट है वो हीट वेव को सिग्निफाई कर रहा है। इट्स टॉकिंग दैट वाई अर्थ इज़ बर्निंग टुडे, वाई अ कम्युनिटी इज़ बर्निंग टुडे। हमारी कम्युनिटी है, अर्थ इज़ अ कम्युनिटी, प्लानट इज़ अ कम्युनिटी। हमारा देश, हमारा शहर क्यों जल रहा है? एंड सिमिलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द राइजिंग सी लेवल। अगर आपने नोटिस किया होगा, जिस वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स बहुत ही अलग स्पीड पे मेल्ट हो रहे हैं। और मैं बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ, मैंने देखा है जिस तरीके से पानी हर बारिश में ऊपर चढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि 10-15 साल बॉम्बे आधा भी बचेगा। सो ये राइजिंग सी लेवल है, इसको हम क्यों सीरियसली नहीं ले रहे हैं? हमें इतना पता है बीइंग अ मुंबईकर कि जुलाई में 3 दिन हाई अलर्ट आएगा और बम्बई बंद हो जाएगी। वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स, but we are okay with high rains, high flood and Mumbai going shut. I think it's an alarming time. We have never questioned. We are adapting everything. We are okay with everything. And this is what I want to talk about at Cannes red carpet. My outfit is going to be about rising sea level, about the marine life जो भी extinguish हो रही है, जो अभी ख़त्म हो रही है। एक और मैं आपको फैक्ट बताऊंगी, जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं, सबको लगता है कि वो ऑक्सीजन पेड़ों से आ रहा है। हम जो ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं, 80% ऑक्सीजन ओशन से आ रहा है। ओशन की जो मरीन लाइव्स है, जो कोरल लीव्स है, वो जो ऑक्सीजन दे रही हैं, बिकॉज अर्थ इज़ मेजरली कवर्ड विद ओशन नाउ। फॉरेस्ट तो ख़त्म ही हो गया है ऑलमोस्ट। उस ऑक्सीजन पे हमारी जो सांसें हैं वो चल रही है। और जिस तरीके से ऑयल कंपनीज़ और ये जो सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है अपनी केमिकल्स ओशन में छोड़ रही है, इनका नाश हो रहा है और इसी के साथ ऑक्सीजन भी डिप्लीट होता जा रहा है। सो ओशन इज़ प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल। हमारे दिनचर्या में बोलो या हमारी लाइफस्टाइल में बोलो, हमें इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है। अगेन गोइंग टू बैक दैट पॉइंट कि जिसके घर पे पालन पोषण करते टाइम भारत
मैप घर पे रहा होगा, उसको पेट्रियाटिक की, उसे देशभक्ति की फीलिंग आएगी। सिमिलरली अगर हम हमारे घर पे इन चीज़ों के बारे में भी बात करें तो शायद आने वाली जनरेशन बहुत गलत तरीके से ख़त्म होने से बच सकती है। बट मैम अगर बात ग्लोबल वार्मिंग की आप कर ही रहे हो, तो जैसे आपको लगता है कि एज अ इंडिविजुअल, जैसे हम लोग बात करेंगे, बात करके चर्चा में आएगी, थोड़ी दिन बाद खत्म हो जाएगी, मतलब अगर आम जनता बात करती है तो उस पर एक्शन क्या लेगी आम जनता? मेजरली आपको लगता नहीं कि जो ऑफिशियल्स हैं, जो देश को चलाते हैं, जो गवर्नमेंट है, उनको बात करनी चाहिए, वो कुछ एक्शन ले, तब जाके मासेस में ये बात फैले? ऐसे तो वर्क करेगा? मेरे हिसाब से ये 2 स्टेप्स में होती हैं चीज़ें। एक सेंटेंस पे मैं हमेशा से रिलाई करती हूँ, चैरिटी बिगिंस एट होम। हम अगर ये उम्मीद करते रह जाएंगे वो करे ये करे तो काम कभी नहीं होगा। हमको शुरुआत हमारे घर से करनी है। जैसे कि ये पॉडकास्ट के पहले मैं आपसे बता भी रही थी कि मेरे घर में पिछले साल जो मेरी हाउस हेल्प है वो आई, वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी और उनके घर पे छत नहीं थी ढलाई वाली, उनके छत थी टिन की। अब जब आपका गर्मियों का मौसम आता है वो तप जाती है, उसके अंदर आदमी कैसे रहे? ना कूलर है, एसी तो छोड़ दीजिए, एक सिंपल पंखे के सहारे तो नहीं रहा जा सकता। फिर मैंने उसकी हेल्प करी, मैंने पूछा तो ढलाई करवा ले, उसने बोला नहीं कर सकती, इतना पैसा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर मैंने उसको कूलर दिलवाया। इसमें कोई बड़ा काम नहीं किया, मेरे कुछ पैसे गए पर उसकी माँ घर में रह पाई शांति से, नहीं तो वो पड़ोसियों के घर में जाके सो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, क्योंकि आज हम कमा रहे हैं अगर, तो आप अपने उस पैसे में से 5 रुपए किसी को दोगे तो आपका पैसा कम नहीं होगा। अब इस तरीके जैसे- से हाँ, सॉरी कंटिन्यू। बोलो बोलो। जिस तरीके से मेरी आदत है, अगर मेरे घर पे कोई भी डिलीवरी बॉय आता है या कोई भी किसी काम से आता है, जैसे मेरे ड्राइवर भैया भी पूरे दिन बाहर रहते हैं, फिर मुझसे बात करने घर पे आते हैं, मेरी आदत है उनको पानी पूछने की। ये बहुत ही छोटा जेस्चर है, किसी के तो ट्रेडिशन में और कास्ट में लिखा रहता है घर पे जो आता है पानी पिलाना चाहिए, बट इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। तो ये एक घर की महिला इतना छोटा सा भी अगर एक्ट करेगी, और अगर आपके घर पे बरामदा है, खिड़की बड़ी है, तो आप पक्षियों के लिए पानी डाल सकते हैं, जानवरों के लिए पानी डाल सकते हैं। आपने छोटे एक्ट की बात की, छोटे एक्ट में इतना तो ज़रूर हो सकता है। बट एज एन इंडिविजुअल लोगों के लिए ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा कि तुम ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे को इंडिविजुअली मतलब एक्ट अपॉन कर लें, क्योंकि अगर मेजरली तो हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से या कुछ पर्टिकुलर गैसेस की वजह से हमारी धरती गर्म हो रही है, एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है, मतलब इस पे अगर काम करेगा तो सबको साथ में करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट इस पे कुछ एक्शन ले तब बात बन सकती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज। इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि EWE होता है, जो आपके सबसे बड़े बड़े जो डिज़ास्टर्स हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, हीट वेव उसमें वो आता ही नहीं है। अगर आप बाढ़ की बात करोगे, बाढ़ में क्या होता है, बाढ़ आई, लोग मर गए, लोगों को दिख गया कि लोग मर नेचुरल रहे हैं, तो कैलामिटी natural में calamity काउंट है। हो रहा है। ठीक है, बट हीट वेव इसको नेचुरल कैलामिटी में माना ही काउंट नहीं ही नहीं गया। कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हर साल इश्यू हो रहा है, बट इसको जैसा नेचुरल दिल्ली कैलामिटी का मैंने आपको रेशो भी बताया कि रिकॉर्डेड हिसाब से 300-350 लोग कुछ मरे हैं, लेकिन असली जो आया था फीडबैक वो ये था कि 2 महीनों में 700-800 लोग मर चुके थे। बट वही है कि इसको बताए कौन, जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। यहाँ पे गवर्नमेंट को इसे नेचुरल कैलामिटी घोषित करना चाहिए, क्योंकि UN जितने भी मेजर्स ले रहा है वो मेजर्स यहाँ पर अपने आप अप्लाई होंगे। अगर हीट वेव को नेचुरल कैलामिटी में डाला ही नहीं है तो ये बस आई गई बात होती रहेगी और लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। करेक्ट। मैम जो आप बता रहे हो कि आपके आउटफिट से ये डिपिक्ट होगा, तो आउटफिट पे कितना टाइम और मेहनत जाती है और क्रिएटिविटी जाती है कि आप ये मैसेज दे पाओ और वो चीज़ निकल के आए? मैंने एक प्रॉपर पिच तैयार की थी, मुझे बिल्कुल कांस जाके फैंसी ड्रेस करके नहीं आना था। मैं नहीं चाहती थी कि लोग वहाँ पे जाने की, ऑफ कोर्स सबको इच्छा होती है कि लोग जाने की जूही गई है वहाँ पे, पर मेरा मेजर फोकस ही वही था और मोहिनी मैम का भी सेम फोकस था। जो पिच तैयार हुई उसमें पूरा हमने ग्लोबल वार्मिंग से क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें हो रही है, वो हम अपने कपड़ों में दिखाना चाहते थे। तो बस वही पिच को देखकर हमने डिज़ाइनर से बात करी और उसने बहुत ही खूबसूरती से वो चीज़ को बनाया है। मैं बहुत मतलब अभी उसको सीक्रेट ही रखना चाहूँगी, क्योंकि हाँ। जब तक हम पहन के वहाँ ना जाएं तब तक टॉप सीक्रेट। बट कितना टाइम जाता है इन चीज़ों में, मतलब? कॉस्ट्यूम प्रिपेयर करने में हाँ 2.5 से 3 महीने लग गए। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कलर सिलेक्शन, सिल्वेट्स कैसे रहेंगे, लुक एंड फील कैसा रहेगा,
और डिज़ाइनर इतना उम्दा डिज़ाइनर है कि उसने हर एक इंसान के दिमाग में या आउटफिट देख के कौन सी बत्ती जलेगी, कौन सी घंटी बजेगी, उस हिसाब से सोचा। तो हमने बता दिया था कि हमारा मेन मोटिव है हीट वेव एंड राइजिंग सी लेवल, ओशन इज़ व्हाट वी वांट टू डिपिक्ट। एंड ही मेड श्योर कि वो आउटफिट में उस तरीके से ही काम करे कि देखते ही पहला थॉट यही आए, क्यों, वाई इज़ शी वेयरिंग फायर, वाई इज़ शी वेयरिंग वाटर, और फिर वहाँ से हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। वाह। क्योंकि अल्टीमेटली बात आती है स्टोरी टेलिंग की, और अगर हमारी ड्रेसेस ही वो स्टोरी टेलिंग कर देंगी हमारे बिना मुंह खोले, तो और क्या चाहिए। सही बात है, नज़रों में तो आएंगी ये चीज़ें। अगर तो मैम आप इसको फ्यूचर में भी कंटिन्यू करोगे नेचर के साथ जोड़ के रखना, या फिर ये सिर्फ कांस के लिए ही है? हम अपनी तरीके से तो बहुत कुछ करते आ रहे थे। इस प्रोजेक्ट की वजह से हमने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डिटेल स्टडी कर ली है। ग्रीन पीस इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ईयर लॉन्ग एसोसिएशन विद मिसेस इंडिया इंक, विच इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर अस। So there are a lot of other plans lined up, and with time we will be revealing everything. This is the first step. और मैम जो आप पैजेंट होस्ट करते हो, जो कंडक्ट करते हो, वो साल में एक बार होता है या वो स्टेट वाइज भी डिवाइडेड है? हाँ, तो हमारे 4 से 5 सिटी में उसकी ऑडिशंस होते हैं, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर वो फाइनली ग्रैंड फिनाले में, जो साल में एक बार होता है, वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, और फिर वहाँ से हमारे 4 से 5 विनर्स निकलते हैं जो इंटरनेशनल जाते हैं। ओह, और ये पूरे साल का एक प्रोसेस होता है हर साल? हाँ। एंड मैम अगर आप बता सकते हो कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इस चीज़ में, आप एक इवेंट अगर कराना हो मॉडलिंग का तो क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है? सो अगर कंटेस्टेंट इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियसली पहले उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, जो 3000 रुपीज़ का है, मिसेस इंडिया INC की वेबसाइट में जाके, जिससे हमें पता चलता है कि कंटेस्टेंट सीरियस है। ओके। क्योंकि ऐसे हज़ारों लोग आके एप्लीकेशन फॉर्म भर के जाते हैं, बट हम ऑडिशन उनका लेते हैं, हम टाइम उन पे स्पेंड करते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। Once they clear the audition, then they become a part of 3-month long training, जैसे कि जूही ने अपनी ट्रेनिंग की बात की। ये ट्रेनिंग वेरियस एरियाज में होती है। Would you like to talk about it? The areas that we train. She is the best person. ग्रूमिंग बहुत ही इंटेंसिव होती है, और आपके मेकअप स्किल्स, आपको खुद के ऊपर मेकअप करना आना चाहिए, क्योंकि वो जो इवेंट होता है वो 7 से 10 दिन का होता है। जो पैजेंट्री का मेन इवेंट कंपटीशन होता है, उस दिन लड़कियों को उस पूरे वीक के दौरान आपको अपने अलग अलग गारमेंट्स चेंज करने हैं, क्योंकि अलग अलग फंक्शंस इवेंट्स होते हैं। आपको बाहर से मेकअप आर्टिस्ट अलाउड नहीं होता है, आपको खुद अपने आप को तैयार करना होता है। तो जिन औरतों को अपने आप को सजने संवारने का मौका घर गृहस्थी में नहीं मिलता है, वो औरतें भी अपने आप को सुंदर बनाना सीख जाती हैं। अच्छा। ठीक है, खाना वाना तो सब बनाते हैं, बट अपने आप को हमेशा इग्नोर करते हैं। तो एक स्टेप आगे तो आप वहीं हो जाते हो। करेक्ट। उसके बाद आती है कि आपको अपना वार्डरोब भी तैयार करना होता है, क्योंकि आपको अपना बेस्ट दिखना है। हर लड़की की इच्छा होती है कि वो डॉल हाउस खेले। अपने साथ वो कभी कर नहीं पाती, एक बार शादी हो जाती है तो अच्छे से कपड़े पहनने के अरमान भी पूरे हो जाते हैं। उसके बाद आती है कम्युनिकेशन की बारी, क्योंकि बाहरी चीज़ें जो दिख रही हैं हमको उसके बेसिस पे विनर नहीं निकालना है। हम सुपरफिशियल डिसीजंस नहीं लेते हैं। हमारा कैंडिडेट ऐसा होता है जिसको इंडिया की हिस्ट्री से लेके बाहर की हिस्ट्री भी पता होती है, करंट अफेयर्स पता होते हैं, जो चीज़ें चल रही हैं उससे वो अपडेटेड होती है। और वो बंदी को इंटरव्यू में भी निखर के बाहर आना होता है, और उस बंदी को फाइनल जजेस के सामने ऑन स्टेज भी निखर के बाहर आना होता है। तो जो तैयारी होती है वो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र होती है। और रैंप वॉक तो है ही, Ramp walk ब्यूटी is very पैजेंट तो important. हाँ। Body posture and body language is very important. और it's not only in the pageant, but अगर आपका business है, अगर आप कहीं corporate job करते हो, आपका बॉडी पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी आधी कहानी बयां कर देता है। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। द इन्वेस्टमेंट दैट लाइज हियर इज समवेयर बिटवीन 2 lakhs to 3 lakhs, बट दिस विल चेंज अ कंप्लीट सिनेरियो ऑफ योर प्रेजेंटेशन, एंड दिस इज अ लाइफ लेसन. दिस इज नॉट अ pageantry lesson, that's what we say. This is a journey of self-discovery, self-awareness. And then once you win the national pageant, then you have a product here. Then you get all the opportunities to be on, say, Paris Fashion Week or maybe Cannes. And that's the reason why हम बहुत ही intelligent candidate ढूंढ रहे हैं जो इतने बड़े बड़े ब्रांड कोलैबोरेशन कर सके और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मीडिया के आगे रिप्रेजेंट कर सके. आप एक और पॉइंट मिस कर गए.
हम मेंटल हेल्थ पे भी काम करते हैं। मेजरली। तो हमारा जो ट्रेनिंग तो का बहुत ज़रूरी पीरियड हो होता जाता है बहुत उस समय हमारे इस साल जो टीम आई थी उसमें 3 मेंटोर्स थे जो सिर्फ मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे थे। तो हमने मेंटल हेल्थ के सेशंस भी रखते हैं जिसमें साउंड हीलिंग, साउंड थेरेपी, मेडिटेशन और बहुत अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम रखते हैं। एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे जो पास्ट ट्रॉमास और पैटर्न्स होते हैं हमारी लाइफ के, वो हम ब्रेक करते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे ट्रिगर्स क्या है, हमारा डार्क साइड क्या है, और उस पैटर्न से जब बाहर आते हैं तभी वो स्टेज पे है ना एक अलग स्पार्क दिख जाता है इंसान का। कॉन्फिडेंस फिर उसी में बिल्ड हो वहीं जाता से होगा। निकलता है। आप कितना ही आंसर रट्टा मार लो, आप कितनी ही स्टडी कर लो, आप कितना ही रैंप वॉक सेशन कर लो, बट अंदर से अगर आप दबे हुए हो, अगर आप बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हो, आप कभी आउटशाइन नहीं कर पाओगे। तो हम इंटरनली आप पे काम करते हैं, एंड हेंस वी से इट्स अ 360 डिग्री कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योर लाइफ। वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो मैम आप। और आज थैंक यू, आप ना बिज़ी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमारे पास आए, बहुत चीज़ें हमने जानी। और मैं बस ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा भाई, आप भी ग्लोबल वार्मिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। एंड आई होप आपको मॉडलिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा, जो कि हमारा पर्पज़ रहता है पॉडकास्टिंग का। मैम, आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हो ऑडियंस को? आई थिंक फर्स्टली थैंक यू सो मच, यू गाइज हैव बीन अमेजिंग। आप लोगों ने इतना कंफर्टेबल फील करा है और इतनी इजीली पूरा पॉडकास्ट खत्म हुआ है और बहुत ही अंदर की बातें भी निकलवा ली है। बट येस, एंड आपकी ऑडियंस को कहना चाहूँगी दैट कीप वॉचिंग ऑल्सो, एज ही मैंशन दैट प्लीज़ थिंक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि हमारा अ हाउस इज़ ऑन फायर and we don't know about it. The time we'll get to know about it, we'll be on streets, I guess. करेक्ट। So yeah, that's all. चलो दोस्तों, ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। हमारे गेस्ट को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और इनसे जुड़ी सभी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर रहे हैं। अगर आपको इनको रीच आउट करना है, कुछ सजेशंस है, या आपको पार्टिसिपेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, तो डिस्क्रिप्शन में आप एक बार नज़र मार लेना। या आप दोनों के पर्सनल इंस्टाग्राम स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे थे, आप जाकर इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं हमारे गेस्ट को। बस ऐसे ही हम मिलेंगे आपको एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। टाटा, बाय बाय, सी यू। बाय बाय।